बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ के अंदर वेलकम। आज हम सीरत के आगे बढ़ेंगे, सीरत के नेक्स्ट पहलू के ऊपर हम बात करेंगे और वो है जी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए डिप्लोमेट। इससे पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो पहला पहलू है वो हम देख चुके हैं एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे जी एज ए डिप्लोमेट जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे जो है वो डिप्लोमेट्स के लिए बेहतरीन नमूना है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे सिफारतकारों के लिए जो है वो एक बेहतरीन नमूना है। आज हम ये देखते हैं कि जो सिफारतकारी है, जो डिप्लोमेसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी इस टाइम पे अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, तो दुनिया, क्योंकि हम कहते हैं ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल विलेज क्यों है? क्योंकि ग्लोबली आज हमने जो है वो रिलेशंस मेंटेन करने हैं दुनिया के साथ, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे एक साइड पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अपने साथ एक दूसरे के साथ रिलेशंस रखने हैं। तो वो जो रिलेशंस मेंटेन करने हैं, वो रिलेशंस मेंटेन कौन करेगा? वो एम्बेसडर्स करेंगे, वो डिप्लोमेट्स करेंगे। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे बेहतरीन नमूना है। और आज से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि 1400 साल पहले जो है वो कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जांपल पेश की डिप्लोमेट्स के लिए। उस टाइम पे कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो डिप्लोमेसी की एग्जांपल्स दी और कैसे डिप्लोमेसी की। इसमें हम देखेंगे डिप्लोमेसी एक्चुअली में है क्या, ठीक है, जो कि वैसे आईआर का टॉपिक है, लेकिन यहां पे हम समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली जो है डिस्कस करेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे। पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी देखेंगे, फिर देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एज ए डिप्लोमेट हमें क्या नमूना देखने को मिलता है, ठीक है। एनवॉयर्स और लेटर्स वगैरह जो उन्होंने लिखे, जो वफ्द वगैरह भेजे या जो उन्होंने लेटर्स वगैरह लिखे दूसरे ममालिक को, वो हम देखेंगे। रिस्पॉन्स जो है उनकी डिप्लोमेसी के ऊपर क्या मिला, ये हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी सिफारतकारी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। यानी कि जो डिप्लोमेसी है, जिसे हम कह रहे हैं सिफारतकारी, ये है क्या? हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए सिफारतकारी क्या है? स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन, यानी ये जुबानी हो सकती है या लिखी हुई हो सकती है, लिखी हुई कम्युनिकेशन हो सकती है। डेवलप, और पर्पस इसका क्या है? डेवलप लिंक्स फॉर ट्रेड एंड कॉपरेशन, यानी इसका जो पर्पस है वो तिजारत के लिए है। यानी सिफारतकारी क्यों हो सकती है? एक तो या तो तिजारत के लिए हम सिफारतकारी करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कॉपरेशन के लिए, यानी कि बाहमी मिलाप के लिए जो है हम जो है वो एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए जो है वो तिजारतकारी करते हैं। जाहिर बात है और भी बहुत से पर्पस हो सकते हैं, लेकिन ये जो है सबसे मेन पर्पस है कि हम ट्रेड के लिए रिलेशंस को बनाते हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के लिए जो है हम रिलेशंस को बनाते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। कि एक मुल्क जो है वो जितना आइसोलेशन में होगा उतना ही हम ये कहेंगे कि वो पीछे है, वो दुनिया से बहुत दूर है। लेकिन जो जितना ज्यादा कनेक्टेड होगा उसी को हम कहेंगे कि वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा रहा है। और वो जितना ज्यादा कनेक्टेड है उतना ज्यादा जो है वो मुल्क वेल्दी होगा, हर लिहाज से, अपने कल्चर के लिहाज से, अपने ट्रेड के लिहाज से, हर लिहाज से जो है वो उसको फायदा हो रहा होगा। तो जो सिफारतकारी है उसका पर्पस तिजारत और मिलाप जो बेसिक है, ये क्या है जी? ये पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है किसी भी मुल्क की, यानी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात रखे जाते हैं, ठीक है जी, बैरूनी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो जी डिप्लोमेसी है। उसमें हम ये देखते हैं कि हम ताल्लुकात ट्रेड और कॉपरेशन के लिए रखते हैं। उसका पर्पस है एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशंस, और इसका पर्पस है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, यानी कौमी मफाद के लिए हम क्या करते हैं? ये सारे के साथ ताल्लुकात रखते हैं ताकि हमारे मुल्क को उस मुल्क से या दूसरे मुल्क से जो है वो फायदा हो सके। स्टेट इंटरेक्शंस विद द रेस्ट, के स्टेट का जो ताल्लुक है वो बाकी दुनिया के साथ जो है वो कायम हो सके इस सिफारतकारी के थ्रू। मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मैनेज करने के लिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमारी डिप्लोमेसी सबसे अहम होती है। अब हम अगर बात करते हैं पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, जैसे हमने कहा कि ये बेसिक पर्पस है तिजारत और मिलाप, लेकिन इसके अलावा 3 गोल्स हम कहते हैं डिप्लोमेसी के होते हैं। नंबर 1 गोल है हेल्प देयर ऑन कंट्री, के अपने मुल्क की मदद करना, यानी डिप्लोमेसी का पर्पस क्या है? कि जो मुल्क भेज रहा है डिप्लोमेट को वो उस मुल्क की मदद करे। नंबर 2 है इनकरेज कॉपरेशन बिटवीन नेशंस, ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को पैदा करना और मेंटेन पीस, और दुनिया में जो है अपने लिए और दूसरों के लिए अमन जो है उसको फैलाना या उसको मेंटेन रखना। इसलिए हम ये कह सकते हैं जी प्रोटेक्टिंग एंड एडवांसिंग अ कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफादात को जो है वो उसकी हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना। नंबर 2 पे सपोर्टिंग कंट्रीज सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, यानी उसकी हिफाजत करना, उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर करना। अच्छा, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जी इनहैंसिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्टेबिलिटी अमंग वर्ल्ड पावर्स, कि दुनिया की ताकतों में जो है अपनी माशी ताकत को बेहतर करना, माशी ताकतों के साथ अपने लिंक्स बना के, इसी तरह जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को बेहतर करना, जो मिलिट्री के लिहाज से कंट्रीज बेहतर है उनके साथ ताल्लुकात रख के। फिर हम कह सकते हैं प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको हम प्रोमोट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल है कि अफ्रीका के साथ हम क्यों ताल्लुकात रखें, वहां से क्या फायदा है?
तो वो हमारे लिए एक मंडी है, तिजारत की मंडी है, ठीक है। जैसे हम अपने से बड़े ममालिक को अपने फायदे के लिए देखते हैं, तो अल्टीमेटली ये छोटे ममालिक भी जो है वो देखते हैं अपने से बड़े ममालिक को। फिर हम ये कह सकते हैं जी इंप्रूविंग ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी, कि भाई पूरी दुनिया के अंदर आज हम ये कहते हैं डेमोक्रेसी है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है आज वो ह्यूमन राइट्स हैं, इंसानी हुकूक की बात की जाती है, तो वो हम उनके साथ मिलकर मेंटेन करते हैं। इसी तरह से इक्वालिटी, बराबरी को हम दुनिया में जो है मेंटेन करते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि अर्ली डेज ऑफ इस्लाम एट मदीना एंड डिप्लोमेसी का क्या जो है वो ताल्लुक है, कि उस टाइम पे डिप्लोमेसी आज से 1400 साल पहले क्यों अहम थी। आज अगर हम ये कहते हैं डिप्लोमेसी एक सिस्टम है, तो तब वो कन्वेंशनल वे में की जाती थी, लेकिन वो तब भी इंपॉर्टेंट थी। तो उसका पर्पस क्या था अर्ली डेज ऑफ इस्लाम में? सबसे पहला पर्पस था स्प्रेड इस्लाम, यानी कि इस्लाम को फैलाना। डिप्लोमेसी का जो सबसे बेसिक पर्पस था, दूसरे अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ जो ताल्लुकात थे, उसका पर्पस था इस्लाम को फैलाया जाए। नंबर 2, बिल्ड रिलेशंस, अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, उनके साथ ताल्लुकात बनाए जाए। ड्रॉ फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा उस टाइम पे। नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ था उस टाइम पे, कि भाई कोई भी बाहर की जो कौम है वो ताकतवर है अगर, तो वो हम पे अटैक ना करें, हम उसके साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। नंबर 5 पे मेंटेन पीस, अपने जो है अमन को बरकरार रखने के लिए पीस मुआहदे किस्म के। नंबर 6, मेक अलायंसेस, जैसे आज हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है जी। बैलेंस ऑफ पावर क्या है डिप्लोमेसी के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, कि भाई अगर आप थोड़े कम ताकतवर हैं और आपका दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, तो अल्टीमेटली आपको जो है वो अपने साथ छोटी छोटी स्टेट्स मिलकर जो है वो एक ब्लॉक बनाएंगी, जो कि फिर इस ताकतवर का मुकाबला करेगा। तो इस तरह बैलेंस जो है वो रहेगा, ताकत का तवाजुन रहेगा इस बड़ी स्टेट में, इस छोटी स्टेट के अंदर। तो ये बहुत से तरीके होते हैं बैलेंस ऑफ पावर के। तो उस टाइम पे भी अलायंस बनाने का पर्पस ये था कि अपने आप को जो है वो स्ट्रांग किया जाए। जैसे हम देखते हैं मिसाक मदीना के अंदर, हम ये देखते हैं कि जो मिसाक मदीना था उसमें जो यहूदी थे, जो ईसाई, जो दूसरे कबीले थे, उनके साथ भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात बनाए। पर्पस ये था, और ने भी कहा गया कि भाई जब हम पे कोई हमला करेगा बाहर से, तो हम उसका मिल के जो है वो जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से एक अपने आप को स्ट्रांग करना था। नंबर 7 पे था डेवलप ट्रेड लिंक्स, कि जो तिजारती, क्योंकि उस टाइम पे तिजारत थी, जाहिर बात है, तो तिजारत के लिए ताल्लुकात बहुत जरूरी हैं। ताल्लुकात होंगे तब भी आगे मंडी मिलेगी। तो ये पर्पसेस थे अर्ली डेज ऑफ इस्लाम में डिप्लोमेसी के। अब इन पर्पस को हम सामने रख के, ये जो पर्पस है इनको सामने रख के हम देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी को, फिर हमें अंदाजा होगा कि वो कितनी पावरफुल थी। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफारती कोशिशें थी वो मक्का में जो है वो जहां से स्टार्ट हुई, वहां पे थी, वहां से स्टार्ट हुई। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिशियल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई कि 13 साल जो है जब मक्का की ज़िंदगी के जो रहे हैं, ठीक है, उन 13 सालों में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिप्लोमेसी की, उसमें अगर हम देखते हैं तो दार अरकम जो है सबसे पहले इसको जो है वो घर बनाया गया, यानी कि सबसे पहला ये घर था और ये हेड क्वार्टर था एक्चुअली में, ठीक है। यानी ये हुकूमत जो थी उस हुकूमत का हेड क्वार्टर था। गो कि वहाँ पे हुकूमत तो खैर इस्टेब्लिश हुई नहीं थी, जो कि मदीना में जाके इस्टेब्लिश हुई, लेकिन यहाँ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सारा सिलसिला था, ठीक है जी, वो सारे का सारा सिलसिला यहाँ से इस हेड क्वार्टर से दार अरकम से जो है वो मैनेज होता था। तो इस दार अरकम को क्वार्टर बनाएगा और यहीं से डिसीजंस किए जाते, यहीं से जो है इस्लाम की प्रीचिंग की जाती और यहीं से जो है वो हर एक के साथ जो रिलेशंस रखे जाते, मैनेज किया जाता। तो इसमें जो पहली जो है वो हिजरत हुई अब्बासियाना को, उसमें हमने देखा कि माइग्रेशन हुई, 13 मर्द और 6 खवातीन थी। उसके बाद सेकंड अब्बासियाना की माइग्रेशन हुई, जिसमें ये 86 नहीं बल्कि 83 है, 83/14 हम कह सकते हैं कि भाई 1386 जो है वो 83 मर्द थे और 14 या 18 जो है इसमें औरतें थी, यानी कहीं पे 14 आपको मिलेगा, कहीं पे 18 मिलेगा, वो खवातीन शामिल थी। तो ये हिजरत माइग्रेशन की गई, और ये माइग्रेशन जो की गई ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी डिप्लोमेसी की, क्योंकि वहाँ पे जो बादशाह था हरकल, जिसका हम एग्जांपल देते हैं वहाँ पे कि भाई उसके हाथ जो है उसको जो लेटर लिखे गए, और फिर वहाँ पे जाके जो है आपने देखा कि कैसे जो है वो कुरैश ने जहाँ भेजे यहाँ पे अपने वफ्द, और कुरैश ने अपना वफ्द भेज के जो है वो पूरी कोशिश की किसी तरह से जो है इनको यहाँ से वापस भेजा जाए, या इनको ये जो बादशाह है यहाँ से मुल्क बदर कर दे, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने हर चीज़ वहाँ पे रोकी हुई थी, लेकिन इनको उसने अपने मुल्क से जो है वो बादशाह ने नहीं निकाला और ने वहाँ पे रहने दिया। इसका मतलब जो है इनको जो भेजा गया वहाँ पे, इन पावरफुल लोगों के साथ भेजा गया कि वहाँ पे उन्होंने जाके अपना मैसेज जो है वो बादशाह को कन्वे किया, और वो बादशाह को वो बात समझ भी आई, जिस वजह से उन्होंने जो है वो इसे जो है इन लोगों को वहाँ पे असाइलम दिया। फिर इसी तरह से मदीना की जो हिजरत है 622 AD के अंदर, ये भी हम देखते हैं एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। डिप्लोमेसी का हिस्सा कैसे है कि देखिए हर साल जो हज पे आते थे, ठीक है, जो लोग, तो उनको फिर वहां पे जो है उनको भेजा जाता, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है मदीना के अंदर भी इस्लाम जो है वो फैलाया। तो यानी पहले ग्राउंड्स जो है वो तैयार किए मदीना के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यहां से मक्का से इनके लिए मुसीबतें थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना हिजरत की, क्योंकि अगर वहां पे हिजरत करते तो वहां पे भी ऐसे हालात थे। तो अल्टीमेटली पहले वहां पे ग्राउंड तैयार करना था, पहले वहां पे हालात जो है वो ऐसे बनाने थे
थे ताकि वहां पे जो है परेशानियां मुसीबतें ना हो। तो पहले वहां पे हालात बनाए गए और उसके बाद जो है माइग्रेशन की गई। तो ये भी एक डिप्लोमेसी का हिस्सा ही रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद हम देखते हैं डिप्लोमेसी एट मदीना, यानी कि मदीना की जो स्टेट बना दी गई, तो जाहिर बात है फिर वहां पे डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि अब वो पूरी की पूरी एक स्टेट थी। तो स्टेट का सबसे पहला फंक्शन ही जो है वो अपने फॉरेन रिलेशंस को बिल्ड करना था, अपने इर्द गिर्द के जो माहौल था उसको सिक्योर करना था, ताकि जो सिक्योरिटी है जिस पर्पज के लिए माइग्रेशन की गई वो हासिल की जा सके। तो 10 साल जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रही मदीना के अंदर, ठीक है, मदनी जिंदगी रही। तो उसमें जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हम देखते हैं वो था जी मिसाक मदीना। ठीक है, मिसाक मदीना क्या था कि मिसाक मदीना जिसको फर्स्ट चार्टर भी कहा जाता है, द फर्स्ट चार्टर क्या है जी कि मिसाक मदीना के अंदर जो है वो बहुत सारी शिकें शामिल की गई और जिसमें ये पॉइंट शामिल किए गए कि कैसे जो है इस स्टेट को, ये जो अब मदीना की स्टेट है, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसको एज ए स्टेट लेके आगे कैसे चलना है, इसको आगे कैसे जो है बढ़ाना है। तो हर चीज उसमें शामिल थी, सिक्योरिटी थी, पीस एग्रीमेंट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे, तो उसके मुख्तलिफ पहलू थे। ठीक है, वो भी हमें एक डिप्लोमेसी नजर आती है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दूसरी जो नेशंस थी जिसमें ईसाई मौजूद थे, ठीक है, और वहां पे यहूदी जो कबीले मौजूद थे और नसरानी जो मौजूद थे, यानी दूसरी कौमों के जो थे नॉन मुस्लिम्स, उनके साथ जो रिलेशंस बिल्ड करने थे उस मदीना की स्टेट के अंदर। देखिए आज अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं जो माइनॉरिटीज है, खैर वहां पे तो मुस्लिम एज ए माइनॉरिटी थे, लेकिन माइनॉरिटीज या दूसरी कौमें हैं उनके हुकूक भी मौजूद हैं, तो इसलिए उनको साथ लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यहां पे हमें मिसाक मदीना में हमें देखने को मिला, जो कि 4712 आर्टिकल्स इसके थे। तो आप अंदाजा करें ये कितना ज्यादा जो है वो फैला हुआ जो है वो चार्टर था और कितना ज्यादा मुकम्मल था, जिसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तीनों को ही जो है इसमें मुखातिब किया गया और तीनों को इसमें हिस्सादार बनाया गया इसके अंदर। और इस चार्टर की बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है, पॉलिटिकली अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, ये एक सियासी डॉक्यूमेंट था और जिसका पर्पस क्या था, एक आइन साजी था कि भाई एक नई स्टेट है तो जाहिर बात है वहां पे उसको बनाना है। तो ये भी हमें एक डिप्लोमेसी दिखाई देती है जिसमें जो है वो ज्यूज को और क्रिश्चियंस को जो है वो हिस्सादार बनाया गया स्टेट के अंदर और स्टेट की प्रोटेक्शन के अंदर, कि भाई उसमें एक शेख शामिल की गई कि जब भी कोई बाहर से जो है वो हमला आवर होगा तो आपने जो है मुसलमानों के साथ मिलकर जो है इस हमला आवर को जो है वो दिफा करना है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दिफा करेंगे, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी फिर मदीना के अंदर जो है सेकंड अगर हमें एग्जांपल देखने को मिलता है तो हुदैबिया ट्रेस जो है, यानी 6 हिजरी को जो सुलह हुदैबिया है, ठीक है जी, वो हुदैबिया की जो सुलह है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसको भी जो है वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल रही। गो कि उस टाइम पे जो है ये मुसलमानों को बज़ाहिर जो थे, जो सहाबा थे, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई हम जो है वो ताकत में हैं या हम जो है वो उनसे इन टर्म्स के ऊपर, जो टर्म्स उन्होंने दी थी उनके ऊपर क्यों मान रहे हैं, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वहां पे सब्र किया और फिर अल्लाह ने उसे फतह मुबीन बनाया। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कैसे जो है वो सुलह हुदैबिया इस तरह डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट थी, मैसेजेस कन्वे किए गए। नंबर 3 पे हम कहते हैं जी कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कि मक्का की जो फतह हुई वो भी हमें डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा अहम दिखाई देती है। जैसे कि अब देखिए एक नई स्टेट, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अगर हम मक्का में जा रहे हैं तो अब गो कि मैं यहां पे पॉजिटिवली बात कर रहा हूं इसलिए आपने पॉजिटिवली लेनी है, तो हम मक्का में जा रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें स्टेट में वहां पे हर तरह के अब लोगों को के साथ मिल के चलना है, बजाय इसके कि मैं जो है वो एक हाकिम बन के जाऊं और ये सारे के सारे महकूम हो, तो फिर जाहिर बात है वो कभी भी स्टेट बिल्डिंग के अंदर अपना हक अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बादशाह है, दूसरी सारी की सारी रियाया है। तो बजाय उससे बेहतर ये है कि सुलह सफाई प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो बढ़ा जाए, उनको माफी दी जाए। ठीक है, और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आम माफी का ऐलान किया फतह मक्का पे, उसी मक्का की आम माफी का ऐलान किया जिसने मक्का से उन्हें जो है वो निकाला गया था, ये जितनी मुश्किल से उन्होंने वहां से माइग्रेशन की थी। तो पर्पस ये था कि एक स्टेट बिल्ड की जाए इन नॉन मुस्लिम के साथ मिलकर, उनके दिल में मोहब्बत और भाईचारा पैदा किया जाए। ठीक है, गो कि आज के टाइम पे हम ये देखते हैं कि ये एक मतलब परस्ती के तौर पे शायद हम इसे देखते हैं कि भाई ये एक मीननेस है, तो जैसे आज के टाइम पे जो रिलेशंस रखे जाते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे हमने देखा कि ये जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसका पर्पस ये था कि एक बड़ा पर्पस जो है वो हासिल किया जा सके आम माफी का, और ये एक सुलह और सफाई का पैगाम जो है वो दिया जा सके उन लोगों को जिन्होंने पिछले 10 साल या 13 साल जो मक्की जिंदगी थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मुश्किल थी और अगले 10 साल भी मुसलसल जंगें ही रही। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं जी कि मक्का के अंदर उसके बाद क्या हुआ कि पूरा एक स्टेट डेवलप हुई, एक रिलेशंस डेवलप हुआ जिसमें 225 के करीब जो है वो खतूत लिखे गए, मुख्तलिफ रियासतों को, मुख्तलिफ स्टेट्स को, मुख्तलिफ कबीलों को 225 के करीब खतूत लिखे गए, और ये डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये 225 के करीब खतूत थे जिसमें रोमन इंपायर को खतूत लिखे गए, जिसमें पर्शियन इंपायर को जो है खतूत लिखे गए, और ये उस टाइम की सबसे बड़ी रियासतें थी, तो इनको खतूत जो है वो लिखे गए। उसके बाद हम देखते हैं जी रियासत मदीना की पहली सिफारती तकर्री जो देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ स्टेट ऑफ मदीना देखते हैं, तो वो कौन था जी?
तो ये थे जी हज़रत मोहम्मद बिन मूसा ओसी, ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब क्योंकि मदीना में देखिए जब हिजरत हो गई, अब ये मदीना की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मदीना में जब हिजरत हो गई 622 एडी के अंदर, तो जैसे मैंने कहा कि वहां पे दूसरे ग्रुप्स भी आबाद थे और 3 बड़े बड़े यहूदी कबीले भी जो है वो आबाद थे, ठीक है जी। तो उनमें जो है वो बनु नज़ीर का कबीला भी मौजूद था। तो ये बनु नज़ीर का कबीला जिसने जो है वादा खिलाफी की थी और इसी वजह से जो है अब इनके खिलाफ जो है जंग का फैसला किया गया था। तो 3 हिजरी या 625 एडी को जो है फिर उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से आगाह करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये इनको एज ए एम्बेसडर भेजा था, यानी एक जो है वो मदीना के डिप्लोमेट के तौर पे भेजा था कि आप हमारी स्टेट का या हमारा जो फैसला है वो उन तक कन्वे कर दें। तो ये जो है ये फर्स्ट डिप्लोमेट के तौर पे हम देखते हैं वहां पे। फिर देखते हैं जी जंग खंदक के दौरान सिफारतकारी अगर हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रेंच, अगर हम उसमें देखते हैं तो मदीना हिजरत के 2 साल बाद जो है मदीना को जो है वो उसका मुहासरा किया गया मदीना का, और उसमें जो है वो 3 मुस्लिम एम्बेसडर्स जो है वो मौजूद थे, जिसमें जो है वो हज़रत साद ओसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबादा खिज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है मौजूद थे। इनको जो है वफ़द के तौर पे भेजा गया, किसके साथ जी, बनी कुरैज़ा के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट के लिए भेजा गया इन तीनों को इस जंग खंदक के दौरान, ठीक है। तो ये हमें एक वफ़द के तौर पे हमें डिप्लोमेसी देखने को मिलती है। जैसे आज जो है वो वफ़द भेजे जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और उनका पर्पस क्या होता है कि भाई कोई मैसेजेस कन्वे किए जाएं। जैसे हम कहते हैं जी अमेरिका से कोई वफ़द यहाँ पे आया है और वो जो है वो अपने मैसेज कन्वे कर रहा है और स्टेट लेवल के ऊपर जो है वो अपने मामलात को या एग्रीमेंट्स को तय कर रहा है। या पाकिस्तान से कोई अगर वफ़द जाता है बाहर किसी मुल्क में, तो वो जो है वो क्या करता है जी, वो वहाँ पे जाके एग्रीमेंट्स या डीलिंग्स वगैरह करता है अपने मुल्क के मफादात के लिए। तो बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल थी। अच्छा, हुदैबिया जंगबंदी की सिफारतकारी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्योंकि मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि हुदैबिया में हम जो है वो 6 हिजरी को हमने देखा कि कैसे जो है वो सिफारतकारी की गई 6 हिजरी को, जब मुसलमान जो है उनका इरादा हुआ उम्रा का, तो 1400 मुसलमान थे, ठीक है। और इन्होंने जो है वो इसका पर्पस क्या था जी कि भाई इन्होंने मक्का जाना है, लेकिन फिर रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि वहां से इतला मिली थी कि भाई मुसलमान जो है वो जंग करने आ रहे हैं, तो इसलिए फिर रोक दिया गया। फिर एक एग्रीमेंट हुआ और वहां पर जो है उस एग्रीमेंट के थ्रू जो है फिर ये जो जंग के हालात थे वो खत्म हो गए और फिर बाद जो है वो फतह मुबीन जो है वो साबित हुई। लेकिन उस टाइम पर हजरत उस्मान जो है उनको सिफारतकारी के लिए इस्तेमाल किया गया, या एज ए डिप्लोमेट जो है वो हज़रत उस्मान को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी मुख्तलिफ ममालिक में सिफारतकारों की तकर्रुरी, अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिप्लोमेट इन वेरियस कंट्रीज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई मुख्तलिफ जो है वो सिफारतकार भेजे गए मुख्तलिफ ममालिक में। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हज़रत वही अल कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इनको भेजा गया, रोमन एम्पीरियर जो हरकुलिस था इसकी तरफ भेजा गया, ठीक है। तो हरकल जो है इसकी तरफ भेजा गया। अच्छा, यहाँ पे मैं तस्सीह कर दूं कि वो जो नजाशी जो है वो अब्बासियाना का या हबशा जो है जिसको हमने कहा हबशा का जो है वो उस टाइम पे रूलर था, हरकल जो है वो रोमन एम्पायर का था। अच्छा, सेकंड पे जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन सहमी को रज़ियल्लाहु ताला को भेजा गया, पर्शियन किंग खुसरो की तरफ भेजा गया, यानी खुसरो परवेज़ की तरफ भेजा गया। थर्ड पे हम कहते हैं जी हज़रत उमरो बिन अमैया ज़मरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया, ठीक है जी, और ये नेग्रिस का किंग जो है अब्बासियाना इसकी तरफ भेजा गया, हबशा का जो किंग था नजाशी इसकी तरफ भेजा गया। नंबर 4 पे हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको इजिप्ट के किंग की तरफ मुकाविस, ठीक है जी, इसके मिस्र का जो किंग था उसकी तरफ भेजा गया। और नंबर 5 पे जो है हज़रत शुजा बिन वहाब असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनको जो है वो सीरियान यानी कि शाम का जो दमिश्क का जो किंग है उसकी तरफ जो है वो भेजा गया। तो ये मुख्तलिफ जो वफूद हैं, इन वफूद को आप कह सकते हैं कि इनको जो है वो भेजा गया दूसरे ममालिक में। अपने जो इर्द गिर्द के ममालिक थे उन इर्द गिर्द के ममालिक में जो है आपने देखा कि इन्होंने जो है वो भेजा, यानी मिस्र में इन्होंने भेजा, ईरान की तरफ इन्होंने भेजा, अच्छा रोमन एम्पायर की तरफ जो है वो इन्होंने यहाँ पे भेजा, तो इन्होंने दमिश्क के अंदर भेजा। तो पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि भाई ये जो मैसेज है अब इस्लाम का इसको आगे स्प्रेड किया जाए, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात बिल्ड किए जाए कि अगर ये जो है वो सलाह सफाई से इस्लाम को कबूल करते हैं तो ठीक है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है फिर अपनी टर्म्स के ऊपर मुसलमान जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्पस यही था कि मुसलमानों के साथ जो है बेहतर रिलेशन, मुसलमान जो है बाकी स्टेट्स के साथ बेहतर रिलेशन जो है वो बिल्ड कर सकें। इसी तरह से फिर हम देखते हैं जी कि अरब के अंदर जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सिफारतकार जो है वहां पर उनको अपॉइंट किया गया। हज़रत आला बिन हज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत मुहाजिर बिन मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ठीक है, इनको कहाँ पे जी बहरीन के अंदर जो है वो अपॉइंट किया गया, ओमान के अंदर अपॉइंट किया गया और यमन के अंदर अपॉइंट किया गया, ठीक है। और ये 6 हिजरी में जो है ये हुआ, 630 AD के अंदर जो है ये हुआ। इसी तरह से हज़रत नुमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ट्राइब जो तैफ के ट्राइब हैं उनकी तरफ जो है वो भेजा गया।
हज़रत बयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ट्राइब बकर बिन वहील की तरफ भेजा गया। इसी तरह से हज़रत वही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है वो निजरान के लोगों की तरफ भेजा गया। अब यहाँ पे आप सामने देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अब इलाका जो है ये सारे का सारा अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, यानी कि ये अरब का इलाका है। तो इस अरब के इलाके में यहाँ से जो है हम ये देखते हैं कि इस्लाम फैलना शुरू होता है, ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते मक्का और मदीना, और फिर करते करते यहाँ पे यमन, ओमान, बहरीन, ये सारे के सारे इलाके जो है यहाँ पे ये इस्लाम कैसे स्प्रेड होता है, यहाँ पे मिशंस भेजे जाते हैं। इसी तरह से यहाँ मिस्र में भेजे जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे भेजा जाता है। यहाँ पे जो है सैसनिड या बेज़ंटाइन एम्पायर, उस टाइम पे अगर हम बात करें तो ये पर्शियन एम्पायर या रोमन एम्पायर जो थी, यहाँ पे मैसेजेस को कन्वे किया गया। तो अपने सराउंडिंग्स में जो है सबसे पहले जो है वो रिलेशंस को बिल्ड किया गया। जैसे आज हम कहते हैं जी नेबरिंग कंट्री के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज्यादा अहम है। तो इन्हीं ताल्लुकात की अहमियत को देखते हुए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये सारे के सारे मैसेंजर्स जो हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर भी, इस जजीरा नुमा अरब के अंदर भी जितने इलाके थे वहां पे अपने मैसेंजर्स भेजे, और इसके साथ साथ यहाँ की जो बाहर की बड़ी ताकतें थी उनकी साइड पे भी जो है मैसेंजर्स जो है वो भेजे कि भाई आप अमन से रहें और हमें भी अमन से रहने दें, और हम चाहते हैं आपके साथ जो है पीसफुल ताल्लुकात कायम करें। अगर आप हमारे खिलाफ एग्रेशन शो करेंगे तो फिर हम भी जो है वो एक स्टेट के तौर पे जो है वो आपके खिलाफ एग्रेशन शो करेंगे, और हम अपना जो है वो हक महफूज रखते हैं। तो ये उस टाइम पे हमें सिफारतकार की एक बेहतरीन जो है वो एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, और आखिर में अगर हम बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये जो सिफारतकारी थी इसके इम्पैक्ट जो है, असरात यानी कि क्या हुए, इन कोशिशों के जो असरात हैं अगर हम उनको देखते हैं तो उसमें देखिए इनका जो इम्पैक्ट थे उसमें हमने देखा कि राइटिंग की शक्ल में भी जो है उन्हें मैसेजेस भेजे गए, ठीक है, स्पोकन शक्ल में भी जो है वो जुबानी भी उन्हें मैसेजेस भेजे गए। तो इनका बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर भी, उस टाइम के जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर, या वो जो अपने इर्द गिर्द के जो इलाके थे उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर। उसमें हमने देखा कि इस्लाम जो है बहुत तेजी से फैला। और इस्लाम क्यों तेजी से फैला? क्योंकि जब ये मैसेजेस पहुंच गए या डिप्लोमेटिकली जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उन रूलर्स को बताया, ठीक है जी, जो ओमान में, बहरीन में, यमन में, तो यहां पे क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलना शुरू हो गया और उन लोगों को तक ये मैसेज पहुंच गया, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा कि भाई यहां पे जो है वो उन्होंने फिर वेलकम किया इस्लाम को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रही और बहुत ज्यादा अहम रही, इस हवाले से भी कि उसके जो इंपैक्ट्स थे। क्योंकि देखिए एट द एंड अगर हम देखते हैं डिप्लोमेसी का तो वो क्या है, रिजल्ट क्या है, असरात क्या है। यानी डिप्लोमेसी तो हर मुल्क करता है, कमजोर मुल्क भी डिप्लोमेसी करेगा, एक पावरफुल भी करेगा। अब जो डिप्लोमेसी अमेरिका करेगा वो पाकिस्तान हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके इंपैक्ट की बात है कि अमेरिका अपनी बात हर तरह से मनवा सकता है, ताकत के थ्रू भी मनवा सकता है, वो भी डिप्लोमेसी का हिस्सा है, ठीक है, ब्लैकमेल करके मनवा सकता है, और मिलिट्री की ताकत यूज करके भी या पैसे वगैरह ऑफर करके भी जो उसका एक मॉडल है। लेकिन पाकिस्तान तो ये सब ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान अपने तरीके से जो है मनवाएगा। तो उस टाइम पे डिप्लोमेटिकली हम ये देखते हैं कि जहां ताकत की जरूरत थी वहां ताकत का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, वहां पे मिशंस भेजे गए, वहां पे फौजें भेजी गई ताकत के थ्रू। इसी तरह से जहां प्यार मोहब्बत से बात बनी वहां से प्यार मोहब्बत, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि इस्लाम जो है वो बहुत तेजी से फैला। तो इस्लाम के लिए डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा अहम थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख रहे हैं कि भाई एज ए डिप्लोमेट जो है वो डिप्लोमेट्स के लिए एक बेहतरीन जो है वो नमूना है, ठीक है जी। तो यहां पे डिप्लोमेसी के इस टॉपिक को एंड करते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जो है मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।